रिकॉर्डिंग शुरू। अच्छा, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। क्या बोलते हैं? मोस्ट वेलकम। यस, अपना जो आज की क्लास का कंप्लीट सेशन रहेगा, इसमें अपन बात करेंगे 10th NCERT साइंस के ऊपर। और साइंस का अपना चैप्टर रहेगा 6 नंबर, जिसमें अपन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पे चलेंगे। क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन जो है उसमें लिंक दे रखा है ऐप का, साइंस एवरीथिंग। और उस ऐप के थ्रू, है ना, उस ऐप के थ्रू आप प्रीमियम क्लासों पे एक्सेस कर सकते हो। क्लास जितनी चलेगी उसकी कंप्लीट PDF आपको वहाँ मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, सिलेबस डिस्कशन में मिलेगा, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलने वाली हैं। तो जाकर के अभी डाउनलोड करें आप लोग साइंस एवरीथिंग ऐप को, और क्लासों को आप लोग एंजॉय करें। यस, अच्छा, साइंस 10th का जो इंग्लिश मीडियम का सिलेबस है वो कंप्लीट ऐप के अंदर अवेलेबल है, और वो भी वन शॉट के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर। ओके, यस, तो सेशन को अपन कंटिन्यू करते हैं, और सेशन के अंदर अपने पास टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 6 का, और नाम है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। चैप्टर को अपन कंटिन्यू करते हैं, और चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 नाम है इसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो चैप्टर है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, इस चैप्टर के अंदर अपन डिस्कशन करने वाले हैं कि मानव शरीर या फिर अन्य कोई भी जंतु है तो उनके शरीर का कंट्रोल कैसे होता है, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो इन सिस्टम्स के ऊपर अपन चलने वाले हैं। फर्स्ट में बात करते हैं अपन बॉडी के अंदर जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है उसके लिए रिसेप्टर ऑर्गन्स होना जरूरी है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? तो अपन नोट करते हैं कि स्पेशल सेल या फिर ऑर्गन्स विच डिटेक्ट सम स्टिमुलेशन और सेंसेशन। स्टिमुलेशन, सेंसेशन, जो स्टिमुल करते हैं उनको सेंस करते हैं, तो इसके लिए जो स्पेशल ऑर्गन होते हैं या स्पेशल जो सेल्स होती है उसको अपन बॉडी के अंदर सेंसरी ऑर्गन कहते हैं, या उसको रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं। तो रिसेप्टर्स या उसी को कहते हैं सेंसरी ऑर्गन्स, है ना। तो अपन पहले तो रिसेप्टर्स को देख लेते हैं। रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर नोट करते हैं अ ग्रुप ऑफ सेल या फिर टिश्यू विच, ग्रुप ऑफ सेल और टिश्यू विच डिटेक्ट सम स्टिमुलेशन, विच डिटेक्ट सम स्टिमुलेशन, which detect some stimulation is called receptors। तो उसको रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं। और बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं उसी से खूब सारे सेंसरी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर। सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स बॉडी के अंदर मोस्टली देखा जाए तो 5 है जो ह्यूमन बॉडी में वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं। 5 ऑर्गन्स के अंदर जो फर्स्ट ऑर्गन्स रहने वाला है वो है बॉडी के अंदर आई, 2 नंबर पे नोज, 3 नंबर पे टंग, 4 नंबर पे स्किन, और 5 नंबर पे ईयर। ये 5 बॉडी के अंदर मेन रिसेप्टर ऑर्गन्स रहते हैं। जो रिसेप्टर्स ऑर्गन है इसके अंदर जो आई है ये देखने का काम करती है और पूरी की पूरी लाइट के अंदर काम करती है, इसलिए इसको फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। फोटो रिसेप्टर्स, ये फोटो रिसेप्टर होती है। नोज जो है ये स्मेल को सेंस करता है, गंध का ज्ञान करवाता है, इसलिए इसको अपन राइनोसोर कहते हैं। राइनोसोर्स, राइनोसोर्स कहते हैं, राइनोसोर्स कहते हैं। जो टंग है वो टेस्ट का पता लगाती है, इसलिए इसको गस्टेटो रिसेप्टर कहते हैं। गस्टेटो रिसेप्टर, गस्टेटो रिसेप्टर,
ये गस्टेटोरिसेप्टर है। जो स्किन है वो स्किन टच पे काम करती है, तो अपन इसको थिग्मोरिसेप्टर कहते हैं या फिर थर्मोरिसेप्टर कहते हैं। बाहर के टेम्परेचर का पता लगाती है या फिर स्पर्श पे काम करती है, तो ये वर्क करती है टच के ऊपर, और इसको अपन थर्मोरिसेप्टर कहते हैं। थर्मो रिसेप्टर या इसको थिग्मोरिसेप्टर कहते हैं, मतलब टच पे काम करती है। और जो ईयर है वो साउंड से रिलेटेड काम करता है, इसलिए इसको अपन फोनो रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। फोनो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, तो ये बॉडी के अंदर फोनो रिसेप्टर होता है। तो ये बॉडी के अंदर कुछ सेंसरी ऑर्गन्स है जिनके कुछ फंक्शंस रहते हैं, तो ये सेंसरी ऑर्गन्स। इसके बाद में अगर देखा जाए तो बॉडी के अंदर दो टाइप की मेन नर्व रहती है, जो एक तो होती है सेंसरी नर्व और दूसरी होती है मोटर नर्व। कोई भी बाहर का ऑर्गन जो इस एटमॉस्फेयर से कोई भी स्टिमुलेशन है, कोई भी इंफॉर्मेशन गेन करता है, तो वो गेन की हुई इंफॉर्मेशन पहले अपने सेंसरी ऑर्गन्स में जाती है, और सेंसरी ऑर्गन से वही इंफॉर्मेशन जाकर के अपने ब्रेन तक पहुंचती है। तो कोई भी बाहर की एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन जो कैरी कर करके और ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है, उस नर्व को अपन कहते हैं सेंसरी नर्व। और ब्रेन के जो स्टिमुलेशन होती है जिसको कैरी करके बॉडी के पार्ट से बॉडी के पार्ट तरफ या इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, तो बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करती है सेंसरी नर्व, और ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन की तरफ, सेंसरी ऑर्गन्स की तरफ इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करती है मोटर नर्व। तो ये बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम है, इसके अंदर दो टाइप की नर्व फाइबर होती है, दो टाइप की नर्व फाइबर, जिसमें एक नर्व फाइबर का नाम होता है सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व, और दूसरी का नाम होता है सेंसरी नर्व के बाद में मोटर नर्व, मोटर नर्व। कैसे इसको अंडरस्टैंड करोगे आप? अंडरस्टैंड करोगे ऐसे, जैसे कोई भी एक ह्यूमन बॉडी है और इस ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ये कोई भी ह्यूमन बॉडी है, तो इस ह्यूमन बॉडी के ऊपर आप लोग देखोगे तो ये बाहर की कोई भी इंफॉर्मेशन बॉडी में आई, और बॉडी से होती हुई वो अगर ब्रेन तक पहुंचती है तो उसको लाने का काम करती है सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व को अपन नोट करते हैं टू कैरी इम्पल्स, टू कैरी इम्पल्स फ्रॉम इफेक्टर ऑर्गन टू ब्रेन, फ्रॉम इफेक्टर ऑर्गन, फ्रॉम इफेक्टर ऑर्गन टू ब्रेन। तो ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन लाने का काम सेंसरी नर्व करते हैं। मोटर नर्व का काम होता है ब्रेन की इंफॉर्मेशन को वापस इफेक्टर ऑर्गन की तरफ ले जाना, तो इसका काम होता है टू कैरी इम्पल्स या फिर स्टिमुलेशन फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर ऑर्गन्स, है ना। तो ये इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ इंफॉर्मेशन ले जाती है, तो मोटर नर्व, और ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन लेकर के आती है, तो उसको अपन नाम देते हैं बॉडी के अंदर सेंसरी नर्व। तो सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन लाती है, मोटर नर्व इंफॉर्मेशन को वापस लेकर के जाती है। यस, इन्हीं से मिलकर के ह्यूमन का नर्वस सिस्टम बनता है। तो अपन बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम पर। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन के अंदर जो नर्वस सिस्टम काम करता है, इसका पहले तो मैं डायग्राम दूंगा तुम्हारे को। जो अपनी बॉडी का नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरॉन्स सिस्टम है, ये कंप्लीट जब वर्क करता है तो इसके अंदर एक फंक्शनल यूनिट रहती है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट रहती है, और उस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को अपन नाम देते हैं न्यूरॉन, या उसको कहते हैं नर्व सेल। तो बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, इसका बेसिक जो वर्क करता है वो करता है न्यूरॉन, न्यूरॉन कहते हैं, या इसको नर्व सेल के नाम से जानते हैं। नर्व सेल ये फंक्शन करता है, और नर्व सेल की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। यस, स्ट्रक्चर तुम लोग याद रखोगे। स्ट्रक्चर के अंदर ये इसका डेंड्रॉन पार्ट चलेगा, और डेंड्रॉन पार्ट के बाद में ये इसका साइटोन पार्ट है, साइटोन पार्ट। ये जो डेंड्रॉन पार्ट है, ये इस टाइप की कुछ ब्रांचों के रूप में, ब्रांचों के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं।
ये इस टाइप की स्ट्रक्चर में रहते हैं। यहाँ पे देखोगे तो अगेन इस टाइप की स्ट्रक्चर के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के बाद में ये इसका एक्सॉन सिस्टम, और लास्ट में यहाँ ऐसा एक नोब बन जाता है। नोब के बाद में यहाँ से कुछ ब्रांचें निकलती हैं, इस टाइप की कुछ ब्रांचेज, इस टाइप की कुछ ब्रांचेज, और ब्रांचेज के बाद में इसके ऊपर ऐसे कुछ पोर्शन रहते हैं जिसको अपन माइलिन शीथ कहते हैं। ये माइलिन शीथ की स्ट्रक्चर इस पे रहती है, और उसके साथ देखोगे तो इसमें खूब सारे ऐसे पोर्शन अंदर रहते हैं। ये पोर्शन भी रहते हैं। यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, इस टाइप का एक न्यूक्लियस इसके अंदर रहता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहती है जिसकी, और अंदर उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसके साइड में रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, इस टाइप की संरचना के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में इसमें कुछ निसेल ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये इस टाइप के कुछ निसेल ग्रेन्यूल्स रहते हैं। ये एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बनकर के कंप्लीट हो गई है। अब इस न्यूरॉन स्ट्रक्चर का करेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के अंदर आप देखोगे तो नोमेनक्लेचर, यस, कौन सा पेन इस पे चलेगा, ये इस पे नहीं चलेगा, चलो अपन वाइट से करते हैं। तो ये जो इसका बॉडी का मेन पार्ट है इसको कहते हैं साइटोन, या इसको सेल बॉडी भी कहते हैं, साइटोन, या इसको सेल बॉडी कहते हैं। ये जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं डेंड्रॉन, डेंड्रोन के नाम से जानते हैं। ये जो इसके अंदर का पोर्शन है इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। ये जो इसकी स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है। इसके साथ में कुछ इसमें पार्टिकल्स जो पड़ी है, इस पार्टिकल्स को अपन कहते हैं निसेल ग्रेन्यूल्स, है ना। तो इसको कहते हैं निसेल्स ग्रेन्यूल्स, निसेल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। उसके बाद में ये जो पार्ट है इसको कहते हैं सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब कहते हैं। और इसी सिनेप्टिक नोब से कुछ केमिकल छोड़े जाते हैं जो बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, और इन स्पेशल केमिकल्स को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर निकलता केमिकल जिसमें नाम आता है डोपामीन, नाम आता है एसिटिल कोलिन, नाम आता है इसमें सीरोटोनिन, सीरोटोनिन, ऐसे कुछ केमिकल्स इसमें रहते हैं। उसके साथ में ये जो बीच का पोर्शन है इसको कहते हैं डेंड्रॉन, डेंड्रॉन क्या ना, इसको कहते हैं रेनवियर नोड, रेनवियर्स नोड, रेनवियर्स नोड के नाम से जानते हैं। ये ऊपर की जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं माइलिन शीथ, माइलिन शीथ कहते हैं। ये अंदर की जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है यहां से यहां तक इसको कहते हैं एक्सॉन, और ये जो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर है ब्रांच वाली स्ट्रक्चर इनको कहते हैं डेंड्रॉन। तो एक नर्व सेल जो होती है या न्यूरॉन होता है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसमें मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट के अंदर जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको कहते हैं साइटोन, 2 नंबर को कहते हैं
डेंड्रॉन और 3 नंबर स्ट्रक्चर को कहते हैं एक्सॉन। इन तीनों स्ट्रक्चर से मिलकर के इस न्यूरॉन या फिर नर्व सेल का फॉर्मेशन होता है। यस, इसके बाद में नेक्स्ट आप देखोगे तो अगला जो पॉइंट इसके अंदर पूछा जाता है कि इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो बाहर का जो एक्सॉन है, एक्सॉन मतलब ये जो बाहर की जो स्ट्रक्चर है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर जिसको अपन एक्सॉन कहते हैं, ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन क्या ना, ये जो बाहर का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसको अपन डेंड्रॉन कहते हैं, ये डेंड्रॉन बाहर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करता है। और जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है तो इंफॉर्मेशन को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है, केमिकल इंपल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और यहां पे इसका जो लास्ट पोर्शन होता है, वहां से इंफॉर्मेशन आगे जब ट्रांसफर होती है तो वहां से भी इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर किया जाता है, तो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होती है। जब बाहर का केमिकल इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और न्यूरॉन के कांटेक्ट में आता है तो केमिकल जो इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाती है, तो ये चेंज करने का कार्य करता है। बाकी इसके पोर्शन सारे मैंने दिखा दिए हैं। फिर अगला पॉइंट आता है कि जब एक न्यूरॉन अपनी इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करती है तो एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन के कांटेक्ट में आकर के इंफॉर्मेशन को जब ट्रांसफर करती है तो दोनों न्यूरॉन का जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन पोर्शन को अपन कहते हैं सिनेप्स। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है सिनेप्स क्या होता है। सिनेप्स, सिनेप्स को अपन डिफाइन करते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ टू न्यूरॉन, द combination of two neuron, the combination of two neuron, ये दो कॉम्बिनेशन है या इसका जो जॉइंट है उसको अपन नाम देते हैं न्यूरॉन, क्या ना, इसको नाम देते हैं सिनेप्स। अब सिनेप्स क्या होता है, तो सिनेप्स इस टाइप की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये एक है न्यूरॉन, ये सामने का न्यूरॉन, ये सामने का न्यूरॉन और ये दो न्यूरॉन इस टाइप में अरेंज रहते हैं और अरेंज होने के बाद में इनमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर जब होती है तो ट्रांसफर होते टाइम इनकी इंफॉर्मेशन ऐसे ट्रांसफर होती है, एक सेल से दूसरी सेल के अंदर इंफॉर्मेशन होती है ट्रांसफॉर्म, और जब ट्रांसफॉर्म होती है तो ये है नर्वस फर्स्ट सेल और ये है न्यूरॉन सेकेंड। ट्रांसफर जब होती है तो इसके बीच में सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, सोडियम पोटेशियम पंप, ये सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है और सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू इंफॉर्मेशन आगे से आगे ट्रांसफर होती जाती है और ये इसके बीच में कुछ केमिकल रहते हैं। एक चीज और इसमें तुम्हारे को ध्यान रखनी पड़ेगी, जब दो न्यूरॉन एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो इस कांटेक्ट को कहते हैं अपन सिनेप्स। सिनेप्स के साथ में जो इनके बीच का पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर कंप्लीट केमिकल भरे रहते हैं और इस केमिकल को अपन कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल है वो यहाँ पे रहते हैं और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, तो इस बीच वाले केमिकल को अपन कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में हेल्प भी करते हैं। यस, तो इसको मैं दिखा देता हूं यहाँ पे। इस बीच वाले पोर्शन को कहते हैं, जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है और दो न्यूरॉन का जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को अपन सिनेप्स के नाम से जानते हैं। तो ये सिनेप्स पूछा जाता है और न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं ये भी पूछे जाते हैं, कैसे निकलते हैं, क्या वर्क करते हैं। अपनी बॉडी के अंदर कोई भी जब सडनली प्रोसेस होता है, जैसे कोई भी करंट का वायर था और आपने करंट के वायर को अगर टच कर लिया है ना, करंट का वायर है और करंट के वायर को अगर आप लोगों ने टच कर लिया तो करंट के वायर को टच करते ही क्या झटका लगता है और तुरंत आप हाथ को पीछे खींच लेते हो, या गर्म पानी पे जब हाथ टच होता है तो तुरंत अपना हाथ को पीछे खींच लेते हैं। आप बिना चप्पल के चल रहे हो, कोई कांटा आकर के पैर को जब टच करता है तो तुरंत आप उछल करके आगे चले जाते हो। ये जब सडनली कोई भी रिएक्शन होती है तो सडनली होने वाली रिएक्शन में जो बॉडी रिएक्शन करती है ना, क्या नोट करती है, रिफ्लेक्शन एक्शन क्या होता है तो अपन नोट करती है, रिफ्लेक्शन एक्शन इज अ फास्ट ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलेशन। कोई भी बॉडी के अंदर फास्ट स्टिमुलेशन होता है किसी भी एक्शन के थ्रू, तो फास्ट स्टिमुलेशन जब होता है, फास्ट रेस्पॉन्ड जब होता है तो उस प्रोसेस को अपन रिफ्लेक्शन एक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है रिफ्लेक्स एक्शन।
रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन को अपन डिफाइन करवाते हैं और डिफाइन करने में सिर्फ इतना ही लिखते हैं कि फास्ट ऑटोमेटिक रेस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलेशन, है ना। नोट करते हैं फास्ट ऑटोमेटिक रेस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। कोई भी बॉडी के अंदर स्टिमुलेशन आता है उसको अपन फास्ट जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसको रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से जानते हैं। इसके कुछ एग्जांपल देखोगे तो एग्जांपल के अंदर जैसे बर्निंग कंडीशन होती है, जब अपन जलते हैं तो अपन हाथों को पीछे खींच लेते हैं, या फिर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक करंट जब शॉक लगता है, उसका जब झटका लगता है तो अपन हाथों को पीछे खींच लेते हैं, या फिर कहीं पे कोई कांटा जब चुभता है बॉडी पे तो अपन हाथ को पीछे खींच लेते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन एक्शन होते हैं। रिफ्लेक्शन एक्शन जब होते हैं तो इसका डायग्राम भी पूछा जाता है ना। रिफ्लेक्शन एक्शन खूब सारे होते हैं। ब्लिंकिंग ऑफ आईज होता है, देखा होगा आपने, है ना। कोई भी तेज आवाज होती है तो आंखें ऐसे यूं ब्लिंक करती है, तो ब्लिंकिंग ऑफ आई, ब्लिंकिंग ऑफ आइज के अंदर ये प्रोसेस होता है। उसके साथ में बॉडी के अंदर सलाइवेशन होता है, या फिर स्नीजिंग होती है, या फिर नी जर्क होता है। कई बार घुटने पे लगते हैं तो नी जर्क होता है, नी जर्क की इंसिडेंट होती है। नी जर्क के साथ में आप लोग देखते हो तो मोमेंट ऑफ बॉडी के अंदर प्यूपिल ऑफ आई, मोमेंट ऑफ प्यूपिल ऑफ आई, या फिर सलाइवेशन होता है, सलाइवेशन। तो ये सारे के सारे बॉडी के अंदर रिफ्लेक्शन एक्शन होते हैं, और रिफ्लेक्शन एक्शन पे बॉडी जब कोई न कोई फास्ट रेस्पॉन्ड करती है तो ये प्रोसेस होते हैं। इस का डायग्राम पूछा जाता है तो डायग्राम अपन इस टाइप से यूं ड्रॉ करते हैं। डायग्राम के अंदर अपने पास में कोई भी ये बर्तन है जिसके अंदर गर्म पदार्थ भरा हुआ है और उसके अंदर से निकल रही है इस टाइप से उबाले। ओके, जैसे ही हाथ से इसको टच करते अपन, तो हाथ से टच करने पर, जैसे ये हाथ है और मैं रफली एक डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे, और हाथ से जैसे ही अपन इसको टच करते हैं, हाथ से जैसे ही अपन इसको टच करते हैं तो हाथ से टच करने पर अपनी बॉडी के अंदर कुछ स्टिमुलेशन आते हैं, और स्टिमुलेशन जब बॉडी के अंदर पहुंचते हैं, है ना, तो यहां से कुछ इंफॉर्मेशन जाती है, और ये इंफॉर्मेशन जाकर के पहुंच जाती है ह्यूमन के ब्रेन की तरफ। ब्रेन से पहले ये बॉडी के अंदर जो बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वहां जाकर के पहुंचती है। स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की रहती है। ये इस टाइप का आप स्पाइनल कॉर्ड बनाओगे, और स्पाइनल कॉर्ड के बाद में यहां से इंफॉर्मेशन के लिए इस टाइप का ऑर्गन यहां बना दोगे। ये इंफॉर्मेशन जाकर के पहुंचती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और स्पाइनल कॉर्ड में होता है एनालिसिस, और वहां से इंफॉर्मेशन आती है वापस इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ। तो इंफॉर्मेशन को लाने ले जाने के लिए, और यहां से जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन वापस आगे ब्रेन की तरफ भी जाती है और वापस भी आती है, तो इसको लिखते हैं टू ब्रेन। और ये है बॉडी का स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो इंफॉर्मेशन जा रही है इसको ले जाने का काम करती है सेंसरी नर्व, और इंफॉर्मेशन वापस आती है इसको लाने का काम करती है मोटर नर्व, मोटर नर्व। और ये है बॉइल्ड वाटर, या उबलता हुआ दूध, पानी, कुछ भी कह सकते हो, तो बॉइल्ड वाटर। और जैसे ही इसको अपन टच करते हैं तो टच करते ही अपन हाथों को तुरंत पीछे खींच लेते हैं। तो ये पीछे खींचने की जो प्रक्रिया या प्रोसेसिंग होती है इसको अपन रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इस रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर जो पाथ लगता है, जो मार्ग लगता है, उसको अपन रिफ्लेक्स एक्शन के बाद में रिफ्लेक्स आर्क के नाम से जानते हैं। तो बात आती है रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है तो अपन नोट करते हैं द पाथ दैट इज कंज्यूम इन द रिफ्लेक्स एक्शन, द पाथ यूज इन द रिफ्लेक्स एक्शन दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो नोट करते हैं द पाथ यूज्ड इन रिफ्लेक्स एक्शन,
रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर जो पाथ लगता है उस पाथ को अपन रिफ्लेक्स आर्क के नाम से जानते हैं। यस, ये जो रिफ्लेक्स आर्क है इसके अंदर सबसे पहले बाहर से कोई भी स्टिमुलेशन होगा तो उसको अपन इंसर्ट करते हैं। तो बाहर से पहले से तो अपनी बॉडी को मिलेगा स्टिमुलस, और स्टिमुलस को बॉडी रिसेप्ट करेगी, यानी कि बॉडी में होते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर के बाद में वो इंफॉर्मेशन जाकर के पहुंचती है सेंसरी नर्व के पास में। सेंसरी नर्व के पास में सेंसरी नर्व इन इंफॉर्मेशन को जाकर के पहुंचा देता है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में जाकर के उनको पहुंचा देता है। स्पाइनल कॉर्ड से वो इंफॉर्मेशन वापस जाती है मोटर नर्व में। मोटर नर्व में, कहां पे? मोटर नर्व में। मोटर नर्व के बाद में वो इंफॉर्मेशन जाकर के पहुंचती है इफेक्टर ऑर्गन्स के पास में। इफेक्टर ऑर्गन्स के पास में, और इफेक्टर ऑर्गन्स के बाद वो इंफॉर्मेशन जो पहुंचती है उस पे अपन कुछ न कुछ रेस्पॉन्ड करते हैं। तो इसमें टोटल जो मार्ग लगता है, टोटल जो पाथ लगता है, द पाथ यूज्ड इन द रिफ्लेक्स एक्शन दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। इन चीजों को ध्यान रखोगे। यस, इन चीजों की कंप्लीट आपको पीडीएफ ऐप के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन पे जैसे जाओगे तो साइंस एवरीथिंग का ऐप है, और वहां पे आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। कंप्लीट आपको साइंस का वन शॉट क्लासेज आपको चैप्टर वाइज मिलने वाली है। और अगर देखा जाए तो तुम लोगों को वहां पे हिंदी मीडियम के भी, इंग्लिश मीडियम के भी कंप्लीट नोट्स के रेस्पेक्ट में सारी चीजें मिलने वाली है ना। तो प्ले स्टोर से जाकर के साइंस एवरीथिंग ऐप को आप इंस्टॉल करें, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी गिवन है। ओके, यस, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन के ऊपर। ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन जो है वो बॉडी का सबसे सेंसरी ऑर्गन है। बॉडी का सबसे सेंसरी ऑर्गन है ना। मोस्ट सेंसरी ऑर्गन जो बॉडी में रहता है वो ह्यूमन का ब्रेन रहता है, और बॉडी के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन भी होता है, और ये एक बोन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कवर रहता है, जिसको अपन क्रेनियम के नाम से भी जानते हैं। और इस क्रेनियम के अंदर की तरफ और ब्रेन के ऊपर की तरफ कुछ पतली पतली सी मेम्ब्रेन रहती है, जिसको अपन मेनिंजस के नाम से भी जानते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन में अपन नोट करते हैं ह्यूमन ब्रेन, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ बॉडी। बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन रहता है। सेकंड पॉइंट नोट करते हैं कि ये बॉडी का बहुत ही मोस्ट सेंसरी ऑर्गन भी है। मोस्ट सेंसरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी भी है। थर्ड पॉइंट अपन नोट करते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है, ये ह्यूमन ब्रेन जिस एक केज लाइक स्ट्रक्चर के अंदर या प्रोटेक्टिव बोन स्ट्रक्चर के अंदर ये सेफ रहता है। तो ये रहता है बॉडी के अंदर प्रोटेक्टिव, ये बॉडी के अंदर प्रोटेक्टिव एक बोनी स्ट्रक्चर के अंदर, या बोनी बॉक्स के अंदर सेफ रहता है, जिसको क्रेनियम कहते हैं, क्रेनियम के नाम से जानते हैं। चौथा पॉइंट अपन नोट करते हैं कि बॉडी के अंदर जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन के ऊपर है ना एक मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर रहती है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। ह्यूमन ब्रेन के ऊपर एक मेम्ब्रेन की पतली सी स्ट्रक्चर रहती है, और उस स्ट्रक्चर को अपन नाम देते हैं मेनिंजस, मेनिंजस के नाम से भी जानते हैं। तो मेनिंजस एक पतली सी लेयर होती है जो बॉडी के अंदर इस ब्रेन के ऊपर रहती है। तो इन चीजों से भी इसको नोट डाउन किया जाता है। यस, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके रेस्पेक्ट में। तो तुम लोग यहाँ से ध्यान दोगे कि ह्यूमन का जो ब्रेन होता है, इस ह्यूमन ब्रेन का फंक्शन क्या क्या होता है उसको लेकर के चलता हूं मैं, और ब्रेन की स्ट्रक्चर के ऊपर लेकर के आपको चलता हूं। एक चीज और ध्यान रखोगे, ह्यूमन ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है, फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, जिसे अपन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, CSF कहते हैं। तो इसका नाम होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, CSF कहते हैं। और ये CSF ब्रेन में जितना ज़्यादा होता है तो उसके अंदर लर्निंग पावर, ये सारी चीज़ें काफ़ी हाई रहती है। तो ये ह्यूमन ब्रेन है। यस, मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ ह्यूमन ब्रेन की।
स्ट्रक्चर तुम लोग देखोगे कैसे बनती है, कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनती है। स्ट्रक्चर के लिए तुम लोग बिल्कुल एकदम कंट्रोल्ड अपना हाथ चलाओगे, और कंट्रोल्ड हाथ चलाओगे, ऐसा हाथ चलाओगे कि मिटाने की भी नौबत नहीं आए। कहीं बिगड़ता हुआ देखो ना तो उसको कंट्रोल भी कर लेना। यस, ये ह्यूमन का ब्रेन, ये ह्यूमन का ब्रेन ये ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आगे का पोर्शन थोड़ा सा आप आगे लोगे तो और भी अच्छा दिखेगा। ओके, इतनी सी स्ट्रक्चर होने के बाद इसमें अपन नोमेनक्लेचर पे आते हैं। नोमेनक्लेचर के अंदर ये आगे का जो पोर्शन है इसको कहते हैं सेरिब्रम, सेरिब्रम के नाम से जानते हैं। ये बीच का जो पोर्शन है यहाँ वाला, इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। और ये ऊपर का जो पोर्शन है इसको कहते हैं थैलेमस, थैलेमस। और इन तीनों पोर्शन को मिला करके अपन नाम देते हैं इसका फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। बीच का जो पोर्शन रहता है इसको कहते हैं मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के नाम से जानते हैं। पीछे का जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं सेरिबेलम, ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं सेरिबेलम। ये जो पोर्शन रहता है इसका नाम है मेड्यूला, मेड्यूला। और ये जो पोर्शन रहता है इसका नाम है पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई। ये जो आगे की तरफ एक ग्लैंड रहती है इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से इसको जानते हैं। और यहाँ जो एक छोटी सी ग्लैंड और रहती है जिसको अपन पीनियल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, पीनियल ग्लैंड। ये ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाती है। यस, ओके, बाकी इसमें कोई मोर ऑर्गन नहीं रहता है। अच्छा, ये जो पोर्शन है ये जाकर के बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है, स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर है। आप लोग इसको छोटा करके कंप्लीट कोशिश करोगे कि इसको आप लोग पैक कर पाए, है ना। पैक करने की आदत आप लोग डालोगे, इस ब्रेन के डायग्राम को कंप्लीट आप पैक भी करोगे। एक चीज और बताऊंगा मैं, ये पीछे की तरफ सेरिबेलम है, पॉन्स वेरोलाई और मेड्यूला, इन तीनों ऑर्गन्स को जब मिलाते हैं तो तीनों ऑर्गन के मिलाने से हिंड ब्रेन का फॉर्मेशन होता है।
हिंड ब्रेन। तो ह्यूमन का ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये इनके पार्ट हो जाते हैं। पार्ट के बाद में इनके फंक्शंस पूछे जाते हैं, कौन सा फंक्शन क्या क्या वर्क करता है, कौन सा पार्ट क्या क्या फंक्शंस करता है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन। फंक्शंस ऑफ ब्रेन पार्ट, फंक्शंस ऑफ ब्रेन पार्ट्स। फंक्शंस ऑफ ब्रेन पार्ट्स के रेस्पेक्ट में अपन अगर देखें तो फंक्शंस के अंदर सबसे फर्स्ट जो इसका फंक्शन अपन देखते हैं वो रहता है सेरिब्रम के अंदर। सेरिब्रम, ये जो सेरिब्रम है ये ब्रेन का सबसे आगे का पोर्शन होता है और इस आगे के पोर्शन से पहला काम होता है मेमोरी। मेमोरी, मेमोरी का काम होता है। कोई भी चीज अपन जब लर्न करते हैं, सीखने का प्रोसेस होता है तो लर्निंग से रिलेटेड काम करता है। उसके साथ में जो स्पीकिंग, बोलने का वर्क है वो भी यहीं से होता है। और उसके साथ में सबसे बेस्ट काम होता है किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, तो अंडरस्टैंडिंग का वर्क भी यहीं से होता है। अंडरस्टैंडिंग है ना, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, किसी को सीखना, वो भी यहीं से होता है। और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो किसी चीज को कम्युनिकेट करना या फिर किसी चीज के ऊपर अपना दिमाग लगाना, मतलब रीजनिंग से रिलेटेड जो वर्क होता है, रीजनिंग से रिलेटेड। तो रीजनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, स्पीकिंग है, लर्निंग है, मेमोरी है, ये सारे प्रोसेस इस सेरिब्रम के थ्रू होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका सेकेंड पोर्शन। और सेकंड जो पोर्शन है फोर ब्रेन का, उसका सेकंड पोर्शन होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस जो पोर्शन है इसको वैसे ग्लैंड्स में अपन और पढ़ेंगे, और बॉडी में जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उन सभी का कंट्रोल इसके पास में होता है। और ये बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए इसको सुप्रीम कमांडर भी कहते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो ऑर्गन होता है, ये ऑर्गन बॉडी के अंदर सब कॉन्शियस माइंड की रिएक्शन को परफॉर्म करता है ना। सब कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड की रिएक्शन को कंट्रोल करता है। इसके द्वारा टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। टेम्परेचर के साथ साथ में ये बॉडी के अंदर जितनी भी फीलिंग्स होती है उसको स्टिम्यूल करने का काम करता है। थ्रस्ट जो होता है ना, प्यास, उसको करता है। हंगर, भूख को ये करता है। सोने की जो घटना होती है, स्लीप, तो उस स्लीपिंग की प्रोसेस को ये भी कंट्रोल करने का काम करता है। उसके साथ में आप लोग देखोगे थर्ड नंबर पे एक जो ऑर्गन रहता है उसका नाम है थैलेमस। थैलेमस, थैलेमस का इंपॉर्टेंट वर्क ये है कि ये बॉडी के अंदर सेंसरी नर्व और मोटर नर्व दोनों की फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो इसके थ्रू सेंसरी नर्व और मोटर नर्व की फंक्शनिंग इससे कंट्रोल की जाती है। और ये जो थैलेमस पोर्शन है, इस थैलेमस पोर्शन के द्वारा ह्यूमन के सारे ब्रेन के जो पार्ट है उन सभी को आपस में कोरिलेट करने का भी वर्क करता है। बट ये मुख्य रूप से दो वर्क रहते हैं, हाइपोथैलेमस के वर्क है और ये सेरिब्रम के पार्ट रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर आप लोग देखोगे तो मिड ब्रेन के अंदर कोई आगे डिवाइडेशन उतना नहीं रहता है। और मिड ब्रेन से दो फंक्शंस मोस्टली रेगुलेट होती है। एक तो ये देखने का काम करता है ना, विजन से रिलेटेड वर्क जितना भी होता है तो विजन रिलेटेड वर्क करता है। और दूसरा ये सुनने का काम करता है, सुनने, जिसको आप लोग लिसन कहते हो, तो ये लिसनिंग वर्क यहाँ से होता है। तो ये सुनने का काम इससे होता है और देखने का काम ये भी इससे होता है। तो आई और ईयर, ये दोनों की फंक्शंस है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है मिड ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद में हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन के अंदर अगेन 3 पोर्शन रहते हैं और 3 पोर्शन के अपन फंक्शंस देखते हैं। फंक्शन के अंदर जो अपना हिंड ब्रेन है उसमें 3 पोर्शन होते हैं पीछे की तरफ। एक तो होता है सेरिब्रम, क्या ना, सेरिबेलम, दूसरा होता है पोन्स और तीसरा होता है मेडुला। पहला जो पोर्शन है जिसको अपन सेरिबेलम कहते हैं, सेरिबेलम, ये सेरिबेलम अपन कुछ भी पेन पेंसिल उठा करके लिख पाते, या स्ट्रेट पोस्चर में अपन खड़े रह पाते, दौड़ पाते, चल पाते हैं,
या फिर किसी ऑब्जेक्ट को अपन हाथ पैर में होल्ड करके रख सकते हैं। ये जितनी भी वॉल्यूमेंट्री प्रोसेस होती है वो अपनी बॉडी के अंदर कंट्रोल करने का काम सेरिबेलम करता है। तो सेरिबेलम का पूरा पहला काम होता है स्टैंड पोजीशन के अंदर एक बॉडी को पोस्चर देना, है ना। तो स्ट्रेट पोजीशन में पोस्चर देने का काम सेरिबेलम करता है। इस सेरिबेलम का जो सेकंड वर्क होता है वो वर्क रहता है बॉडी के अंदर राइटिंग, लिखने का काम। तो राइटिंग का काम इसी से होता है। अपन जब दौड़ पाते हैं, रनिंग प्रोसेस होता है, तो उस दौरान भी ये कंट्रोल करता है। एक चीज इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें नोट करवा रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल ज्यादा पीता है, C2H5OH जिसको कहते हैं इथेनॉल, और ज्यादा इथेनॉल के कारण ये बॉडी का ऑर्गन बहुत ज्यादा इफेक्टर मतलब बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। तो इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है सेरिबेलम के ऊपर। इफेक्ट किसके कारण? अल्कोहल के कारण। दूसरा जो पोर्शन है उसका नाम है पोन्स, और ये पोन्स बॉडी के अंदर वेंटिलेशन को कंट्रोल करता है। वेंटिलेशन या जिसको अपन ब्रीथिंग के नाम से भी जानते हैं, श्वास लेना और छोड़ना, तो वेंटिलेशन या ब्रीथिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। तीसरा जो ब्रेन का इसका पार्ट है उसका नाम है मेडुला, और इस मेडुला के थ्रू जितनी भी अनवॉल्यूमेंट्री रिएक्शंस होती है उसको कंट्रोल किया जाता है। अनवॉल्यूमेंट्री के अंदर जैसे सलाइवेशन हो जाता है, या फिर सलाइवेशन के साथ साथ में ये जो पार्ट है, इस पार्ट के थ्रू पॉन्स के बाद में मैं मेडुला की बात कर रहा हूँ, तो इसमें ब्रीथिंग की प्रोसेस है, सलाइवेशन की प्रोसेस है, वॉमिटिंग की प्रोसेस है, या फिर जो हार्ट बीट है, इन सभी को यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ से हार्ट बीट कंट्रोल होती है, हार्ट बीट के साथ में सलाइवेशन कंट्रोल होता है, सलाइवेशन या फिर वॉमिटिंग यहाँ से कंट्रोल होती है ना, स्नीजिंग छींक आने की प्रक्रिया यहाँ से कंट्रोल होती है। तो ये कुल मिलाकर के ह्यूमन ब्रेन जो अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया है। ह्यूमन ब्रेन का जो अंतिम पार्ट है जिसको मेडुला कहती है, वो मेडुला जाकर के आगे स्पाइनल कॉर्ड में जाकर के कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये बॉडी के अंदर जब डिवाइड होता है तो उसकी स्ट्रक्चर को अपन देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। आप स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखोगे तो ये बॉडी का वो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन रहता है जो रहता है स्पाइनल कॉर्ड इस वर्टिब्रेटा कॉलम के अंदर। वर्टिब्रेटा कॉलम जिसको अपन रीढ़ की हड्डियां कहते हैं, बैकबोन कहते हैं, तो ये बैकबोन के अंदर प्रिजर्व रहता है। बैकबोन के अंदर ये बैकबोन इसको सेफ्टी प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू बॉडी में जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, इनका कंट्रोलिंग, रिफ्लेक्स एक्शन का जितना भी कंट्रोलिंग है वो रिफ्लेक्शन एक्शन का कंट्रोलिंग इस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है। और स्पाइनल कॉर्ड ह्यूमन के जो स्कल है इससे निकल करके कुछ पतले से फाइबर चलते हैं, और वो फाइबर अपनी बॉडी में जितनी भी स्टिमुलेशन होता है उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने का भी वर्क करते हैं। ओके, यस, नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्लांट हार्मोन के ऊपर। एनिमल का सिस्टम यहाँ पे कंट्रोल और हो जाता है क्या ना कंप्लीट। बात आती है आगे प्लांट हार्मोन के ऊपर, प्लांट्स रेगुलेशन। प्लांट्स के अंदर रेगुलेशंस में चलेंगे तो फर्स्ट में बात करेंगे प्लांट्स के अंदर स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन अपनी बॉडी में जो स्टिमुलेशन आता है ह्यूमन के अंदर, उसी टाइप में प्लांट में भी स्टिमुलेशन चलते हैं। और प्लांट में जो स्टिमुलेशन चलते हैं किसी न किसी फंक्शंस के प्रति, तो बॉडी जो प्लांट की होती है वो प्लांट की बॉडी भी कहीं न कहीं मूवमेंट करती है। और ये मूवमेंट जब होता है तो इसको अपन ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। कहीं पे भी स्पर्श टच के कारण जो मोमेंट होता है उसको अपन कहते हैं ट्रॉपिक क्या ना टैक्टिक मोमेंट। और कहीं किसी केमिकल के थ्रू या फिर किसी लाइट के थ्रू या ग्रेविटी के थ्रू जब कोई मोमेंट होता है तो उस मोमेंट को अपन कहते हैं ट्रॉपिक मोमेंट। तो प्लांट के अंदर स्टिमुलेशन, और स्टिमुलेशन में अपन पढ़ने वाले हैं ट्रॉपिक मोमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट। यस, ट्रॉपिक मोमेंट को आप देखें तो ये मोमेंट कुछ टाइप्स के होते हैं, और जिसमें सबसे पहले लाइट के थ्रू कोई भी अगर मोमेंट होता है तो लाइट के थ्रू होने वाले मोमेंट को कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। अगर कोई भी मोमेंट होता है और वो मोमेंट अगर ग्रेविटी के थ्रू होता है, ग्रेविटी के कारण होता है, ग्रेविटी के थ्रू, तो उसको कहते हैं जियोट्रोपिज्म।
जियोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। अगर कोई भी मोमेंट प्लांट में हो रहा है और वो मोमेंट अगर वाटर के थ्रू होता है तो उसको कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। क्या नाम देंगे? हाइड्रोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। अगर प्लांट में होने वाला स्टिमुलेशन वो वाटर नहीं होकर के किसी न किसी केमिकल के थ्रू होता है, केमिकल के कारण होता है, तो उसको कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। और प्लांट में अगर कोई भी स्टिमुलेशन है जो टच के कारण होता है तो उसको कहते हैं थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी एक चीज यहाँ पे और मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं। ये जो थिग्मोनेस्टी है इसको अपन टैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। टैक्टिक मूवमेंट कहते हैं क्योंकि बाकी सारे के सारे मूवमेंट है उसमें प्लांट किसी न किसी इफेक्टर के कारण मूव होता है, लेकिन ये जो इफेक्टर है वो टच के थ्रू काम करता है और टच के थ्रू कोई भी मूवमेंट होता है तो उसको अपन टैक्टिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। यस, फर्स्ट अपन बात करेंगे फोटोट्रोपिज्म के ऊपर। फोटोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म पे चलते हैं उससे पहले तुम्हारे को एक मैं डायग्राम दे देता हूं और ये डायग्राम की स्ट्रक्चर है कुछ ऐसी। ये डायग्राम है ऐसा और इस डायग्राम के अंदर ये डायग्राम यहाँ जा नहीं रहा है। यस, अपन यहीं से चलते हैं और इस डायग्राम को अपन ऐसे भी तो ले सकते हैं। यस यस यस, एक खिड़की और खिड़की है यहाँ पे खुली और खिड़की खुली है तो इसके अंदर लाइट की हो रही है एंट्री। यहाँ तक ठीक है, खिड़की के अंदर हो रही है लाइट की एंट्री और ये अपन ने खिड़की को यहाँ पे शो करवा दिया है, ये खिड़की को ऐसे शो करवा दिया है और इस खिड़की के अंदर से लाइट की एंट्री हो रही है। यहाँ पे लगा हुआ है एक पौधा, ये पौधा यहाँ पे लगा हुआ है, ये छोटा सा पॉट गमला है और पौधा यहाँ पे लगा हुआ है। इस पौधे की ब्रांचिंग और ऊपर के पोर्शन को देखोगे तो ये पौधा जो है वो लाइट की डायरेक्शन के अंदर खुद बेंट हो जाता है, इस टाइप से बेंट हो जाता है। ये इसका रूट सिस्टम है। इधर की तरफ है इसके ऊपर सनलाइट आकर के गिर रही है, ये यहाँ पे सनलाइट आकर के गिर रही है, ये सन है और सन से लाइट आकर के इसके ऊपर गिर रही है। और जब सन से लाइट आकर के इस पे गिरती है तो ये लाइटें यहाँ से होकर के आ रही है, यहाँ से होकर के आ रही है, इस खिड़की के अंदर से होकर के लाइटें आ रही है और लाइट आकर के जब इस प्लांट के ऊपर गिरती है तो लाइट जब आकर के इस प्लांट के ऊपर गिरती है तो ये जो पौधा है वो लाइट की डायरेक्शन के अंदर बेंट हो जाता है। अब बात आती है कि अक्सर ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे का रीजन यूं है, आप लोग यहां समझने की कोशिश करोगे कि ये प्लांट का कोई भी एक पार्ट है और प्लांट के इस पार्ट पर अगर यहां से लाइट आकर के ऐसे गिर रही है तो लाइट आकर के गिरेगी तो ये तो इसका हो जाएगा लाइट पार्ट और ये प्लांट का हो जाएगा इधर का डार्क पार्ट। इस डार्क पार्ट के अंदर एक प्लांट में हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है ऑक्सिन और ये ऑक्सिन हार्मोन जहां ज्यादा निकलता है वो निकलता है ओनली डार्क पार्ट में और डार्क पार्ट में ऑक्सिन ज्यादा निकलने के कारण वो सरफेस आउट ग्रोथ करती है, थोड़ी ज्यादा उसमें ग्रोथ हो जाता है, इलोंगेशन हो जाता है। ऐसा होने के कारण ये पार्ट जो है वो धीरे धीरे प्लांट की डायरेक्शन में ऐसे बेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेंट होने की जो फिनोमिना है वो लाइट के कारण होती है, इसलिए इसको अपन फोटोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये प्रोसेस होता है। सेकंड बात करते हैं अपन जियोट्रोपिज्म के ऊपर। जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म के अंदर एक गमला ऐसे लगा हुआ है, पौधा लगा हुआ है इस पॉट के अंदर और ये पौधा ऐसे पड़ा है, ये पौधे का ऊपर का शूट पार्ट है और ये पौधे का रूट पार्ट है। अब आपने अगर सीड ऐसे डाल दिया और सीड से जब रूट और शूट बन रहे हैं तो रूट और शूट बनने की कंडीशन के अंदर है ना, रूट और शूट जब बनते हैं तो रूट और शूट बनते टाइम यहां से आप देखोगे तो ये यहां पर इसकी लीफ बन रही है, ये इसकी लीफ बन रही है, ये इसकी लीफ बन रही है और ये इसका शूट रूट, ये दोनों सिस्टम इसमें चलते हैं।
इस कंडीशन के अंदर आप देखोगे तो इसका जो स्टेम है वो स्टेम ऐसे जा रहा है, इसका जो शूट पार्ट है वो जा रहा ऊपर की तरफ, यानी कि इसको अपन कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है, फोटोट्रोपिज्म है, और ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म इसमें शो होता है। ये जो रूट सिस्टम है, इस रूट को देखोगे तो ये ग्रेविटी की तरफ जा रही है, तो इसको अपन कहेंगे ये है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और ये लाइट से अगेंस्ट जा रही है तो लिखेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म की इंसिडेंट यहां हो रही है, फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म की इंसिडेंट हो रही है। तो कोई भी प्लांट है, उस प्लांट का जब अपन सीडलिंग करते हैं, सीड को सॉइल में डालते हैं, तो जब नया पौधा बनना स्टार्ट होता है तो उसके पौधे के पार्ट को देखोगे तो रूट हमेशा ग्रेविटी की तरफ मूव होती है और शूट हमेशा अगेंस्ट ग्रेविटी और लाइट की तरफ जाता है। तो ये जो रेस्पॉन्ड होता है प्लांट में वो कहीं न कहीं ग्रेविटी के थ्रू होता है, इसलिए इस प्रोसेस को अपन जियोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई। उसके बाद में अगला जो बात अपन चलाने वाले हैं वो है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म को डिफाइन करने से पहले इसमें चलना पड़ेगा डायग्राम पे, और डायग्राम पे अपन जब चलते हैं तो डायग्राम बनाना पड़ेगा ऐसे। ये डायग्राम के अंदर, डायग्राम में लाइनें जा रही है ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे जाने से पहले छोड़ो यार, इसको अपन सीधा ही नोट कर लेते हैं। और सीधा जब नोट करते हैं तो ये एक छोटा सा अपन ने टब बना दिया, और इस टब के अंदर इधर लगा देते हैं एक पौधा, ये लगा दिया इधर की तरफ एक पौधा, और इस पौधे को अपन ने ऐसे भर दिया अंदर की तरफ। इसके अंदर की तरफ इसके अंदर देखोगे तो ये अंदर सॉइल भरी हुई है ना, ये सॉइल भरी हुई है, रेत भरी हुई है। ये ऊपर लगाया हुआ है एक पौधा, यहाँ पे एक पौधा है, और ये पौधे का रूट सिस्टम है। इधर की तरफ एक वाटर सोर्स पड़ा है जिसके अंदर वाटर पानी पड़ा है, तो ये पानी है, ये यहाँ से नीचे टूटा हुआ है, तो ये पानी सारा का सारा यहाँ की सॉइल में फैल गया, डिस्पर्स हो गया। तो होगा यूं कि इसकी जो जड़ें है वो पानी की तरफ मूवमेंट करती है, और ये लोकोमोशन ऑफ रूट टुवर्ड द सोर्स ऑफ वाटर, एंड दैट इज अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये पानी की उपस्थिति के कारण जो जड़ें है वो पानी के सोर्स की तरफ जो मूवमेंट शो करती है, तो इस प्रकार के प्रोसेस को अपन हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। और हाइड्रोट्रोपिज्म होता है तो ये इसका शूट पार्ट है, शूट पार्ट है, और ये प्लांट की रूट्स है, और ये एक वाटर सोर्स है ना, सोर्स ऑफ वाटर है या फिर वाटर सोर्स है, और इसकी जो रूट है वो वाटर सोर्स की तरफ लोकोमोशन हो रही है। तो यहाँ पे जो मोमेंट हो रहा है वो मोमेंट हो रहा है, अपन नोट करते हैं कि ड्यू टू वाटर H2O के कारण मोमेंट हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म के कारण नाम से जानते हैं, तो ये हाइड्रोट्रोपिज्म होता है। आप लोग समझ गए होंगे इस प्रोसेस को भी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्लांट के अंदर जो प्रोसेस होता है कीमोट्रोपिज्म। यस, कीमोट्रोपिज्म क्या प्रोसेस है, इसको आप लोग देखोगे कुछ ऐसे। तो कीमोट्रोपिज्म का प्रोसेस मैं तुम्हारे को दिखाता हूं। फ्लावर के अंदर, ये प्लांट के अंदर फ्लावर जो लगता है उस फ्लावर का ये स्टिग्मा, स्टाइल, और ये नीचे की तरफ ओवरी है। ओवरी ऐसे क्या जा रही है, ये इसकी ओवरी है, ये इसका थैलेमस पोर्शन है। ओके, इसी के पास में होता है इसका मेल पार्ट, जिसमें एंथर सेकन ये स्ट्रक्चर होती है। जब प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ से कुछ येलो पाउडर टाइप स्ट्रक्चर जो जाकर के मेल से फीमेल पार्ट स्टिग्मा पर ट्रांसफर होती है, और जब ट्रांसफर होती है तो यहाँ कुछ स्ट्रक्चर जाकर के पहुँचती है। ये स्ट्रक्चर जाकर के जब पहुँची तो इस स्ट्रक्चर को अपन नाम देते हैं पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन जैसे यहाँ पहुँचता है तो वहाँ से एक पोलन ट्यूब बनती है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और ये पोलन ट्यूब बनकर के
यहाँ पे पोलन ट्यूब बनकर के इस पोलन ट्यूब का जो लोकोमोशन है वो ओव्यूल की तरफ होता है, ओवरी की तरफ होता है। तो ये अंदर की तरफ है पोलन ट्यूब, ये अंदर की तरफ जो ट्यूब जा रही है ये पोलन ट्यूब है, और ये है इसका ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल, और ये ओव्यूल कुछ केमिकल छोड़ करके इस पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। किसके कारण? केमिकल के थ्रू इसको अट्रैक्शन करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस का मेन बेसिस होता है केमिकल, और केमिकल के कारण कोई भी प्रोसेस अगर स्टिम्युलेट होता है तो इस प्रोसेस को अपन नाम देते हैं कीमोट्रोपिज्म। और कीमोट्रोपिज्म का प्रोसेस आप लोगों ने देख लिया है। ये प्रोसेस जो होता है ये प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर होता है। द मोमेंट ऑफ पोलन ट्यूब, है ना, द मोमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड द ओव्यूल या टुवर्ड द ओवरी, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कीमोट्रोपिज्म। उसके बाद में एक प्रोसेस अपने को और देखना पड़ता है जिसको अपन कहते हैं थिग्मोनेस्टी, थिग्मोनेस्टी। और थिग्मोनेस्टी की प्रोसेस है वो आपने बहुत अच्छे से देखी होगी। कोई प्लांट अगर है और प्लांट के अंदर आपने देखा होगा खूब सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें टेंड्रिल का फॉर्मेशन होता है ना, टेंड्रिल का फॉर्मेशन होता है। इसको मैं ऐसे ही बना देता हूं। ये कोई भी एक सरफेस है जो बेस यानी सहारे का काम करता है। साइड में अगर कोई एक स्टेम है और वो स्टेम अगर इस टाइप से यूं चढ़ रहा है और जिसके ऊपर लीफ वीफ ये सारा कुछ लगा हुआ सिस्टम है। खूब सारे प्लांट आपने ऐसे देखे होंगे जिसके अंदर टेंड्रिल बनता है, और जैसे ही टेंड्रिल इसके कांटेक्ट में आता है तो इसके चारों तरफ है ना ऐसे यूं कोइल का फॉर्मेशन करता है। ये जो प्रोसेस हो रहा है ये प्रोसेस हो रहा है प्लांट के अंदर टच होने पर। तो टच होने पर अगर कोई प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस को अपन थिग्मोनेस्टी के नाम से जानते हैं। और टच होने की जो ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं टेंड्रिल, टेंड्रिल। और ऐसा आपने देखा होगा पी मटर के अंदर खूब होता है, तो ये प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस और आप याद रखोगे, बहुत शानदार प्रोसेस है, और वो प्रोसेस होता है माइमोसा प्यूडिका के अंदर। एक प्लांट है जिसका नाम है नॉट मी टच प्लांट, नॉट मी टच प्लांट, नॉट मी टच प्लांट, या इसी को साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं माइमोसा प्यूडिका, माइमोसा प्यूडिका। तो माइमोसा प्यूडिका के अंदर होता यूं है कि एक प्लांट की बॉडी है, और इस प्लांट की बॉडी के ऊपर आप देखोगे तो इस टाइप की लीफ लगी होती है, लीफ इस टाइप की लगी होती है। लेकिन जैसे अपन इस लीफ को टच करते हैं तो टच करने पर इस लीफ को अपन जैसे ही टच करते हैं तो टच होने पर ये एकदम श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और ऐसा इसमें प्रेशर ग्रेडियंट के कारण होता है, और ये जो प्रोसेस है वो टच के कारण होता है। तो टच के कारण होने वाले प्रोसेस को अपन थिग्मोनेस्टी के नाम से जानते हैं। तो ये प्लांट के अंदर ट्रॉपिक और ये सारे के सारे मोमेंट थे वो अपन ने देख लिए हैं। और उसके बाद में अपन बात करेंगे प्लांट के अंदर कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट में अपन प्लांट हार्मोन्स के ऊपर। प्लांट हार्मोन्स, यस, प्लांट हार्मोन्स। ओके, ये क्लासेस जितनी भी चल रही है ये वन शॉट चल रहा है 10th NCERT इंग्लिश मीडियम का, और ये सारी की सारी जो प्रीमियम क्लासें हैं वो आपको ऐप के थ्रू अवेलेबल हो जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है साइंस एवरीथिंग ऐप, तो आपको डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाकर के ऐप इन्फॉर्म दे देगा, वहां से आप डाउनलोड कर ले और सारी क्लासों को आप लोग अच्छे से एंजॉय करें, वहां जाकर के देखें। ओके, और वहाँ पे आपको PDF मिलेगी, पूरे सेशन मिलेंगे, सारे के सारे जितने सिलेबस में हैं कंप्लीट, उसका आपको डिस्क्रिप्शन और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा। प्लस वहाँ पे हिंदी मीडियम का कोई साथी है आपका तो हिंदी मीडियम का सिलेबस भी अवेलेबल है क्लास 10th NCERT का। 10th के अंदर इंग्लिश मीडियम का कंप्लीट है, आपको हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें जितनी भी चल रही है उसके कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल है, उसको आप अपने मोबाइल के अंदर एक्सेस भी कर सकते हो। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस नॉलेज को आप लोग अपने साथियों तक शेयर भी करें, है ना। कैसे जो सर साइंस एवरीथिंग ऐप के ऊपर अपना कंप्लीट कोर्स और बहुत मिनिमम फ़ी के अंदर
है ना, प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो थैंक यू। बात करते हैं प्लांट के अंदर हार्मोन्स के अंदर। प्लांट में हार्मोन्स को देखें तो प्लांट की बॉडी के अंदर कुछ ऐसे स्पेशल केमिकल्स निकलते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को, प्लांट के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे कंट्रोलिंग जो केमिकल्स निकलते हैं दैट इज कॉल्ड प्लांट हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन टोटल होते हैं प्लांट्स के अंदर 5, और पहले का नाम है ऑक्सिन, दूसरे का नाम है जिब्रेलिन, तीसरे का नाम है साइटोकाइनिन, और अगले का नाम है एब्सिसिक एसिड, या इसको शॉर्ट में ABA के नाम से भी जानते हैं। और अंतिम वाले का नाम होता है इथाइलिन। ये प्लांट के अंदर 5 हार्मोन होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को कहीं न कहीं कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये जो प्लांट के हार्मोन है, इसमें सबसे फर्स्ट जो हार्मोन है जिसको अपन ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं, इस ऑक्सिन हार्मोन का वर्क देखना आप लोग। कोई भी प्लांट बॉडी है और उस प्लांट बॉडी का ये जो ऊपर का टॉप पार्ट है, ये तो इसका रूट सिस्टम है और ये इसका शूट सिस्टम है। तो ये जो पौधे का सबसे टॉप का पार्ट होता है, यहाँ पे ये हार्मोन सबसे ज्यादा निकलता है। जो ऑक्सिन हार्मोन है ये शूट पार्ट के ऊपर सबसे ज्यादा निकलता है, और इसी के कारण प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ ज्यादा होती है। प्लांट सबसे ज्यादा ऊपर की तरफ हाइट में इलोंगेट करता है, तो इसका पहला काम होता है प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ करने का काम करता है, और प्राइमरी ग्रोथ जब होती है तो प्लांट की जो हाइट है ना, प्लांट की हाइट, तो प्लांट की हाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है। तो इसका पहला काम होता है प्राइमरी ग्रोथ, और प्राइमरी ग्रोथ जब बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, तो इसको एपिकल मेरिस्टेम के नाम से भी जानते हैं। एपिकल मेरिस्टेम या एपिकल डोमिनेंस भी कहते हैं, तो इसको एपिकल डोमिनेंस के नाम से भी जानते हैं। ये प्रोसेस होता है। दूसरा, जस्ट आज इसी चैप्टर में अपन ने पढ़ा, प्लांट के अंदर फोटोट्रोपिज्म होता है, तो उस फोटोट्रोपिज्म के अंदर भी हेल्प करने का काम ऑक्सिन हार्मोन करता है। एक ही इसका काम प्राइमरी ग्रोथ, दूसरा काम फोटोट्रोपिज्म। ओके, ये दोनों चीजें याद रखोगे इसके अंदर। सेकेंड जो प्लांट में हार्मोन है जिसको अपन शॉर्ट में GB लिखते हैं, या इसको कहते हैं जिब्रेलिन। और इस जिब्रेलिन का वर्क देखोगे तो ये स्टेम की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, स्टेम की ग्रोथ को इलोंगेट करता है। कैसे स्टेम की ग्रोथ को? तो आप देखोगे कोई भी अगर प्लांट है, उसका अगर स्टेम छोटी सी रेडियस का, तो टाइम के साथ इसकी रेडियस जो है वो काफ़ी बहुत बड़ी ऐसे यूं इंक्रीज हो जाती है। टाइम के साथ प्लांट की जो रेडियस है वो जब इलोंगेट करती है तो प्लांट के जो अंदर स्टेम है उस स्टेम की थिकनेस बढ़ती है, और थिकनेस बढ़ाने का काम यहाँ पर इस प्लांट हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो ये प्लांट के अंदर जो स्टेम है उस स्टेम की थिकनेस को बढ़ाने का काम करती है, और थिकनेस जब बढ़ती है तो उसको कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। प्लांट के अंदर स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो स्टेम की थिकनेस बढ़ती है, प्राइमरी ग्रोथ होती है तो उसकी हाइट बढ़ती है। तो ये दोनों वर्क इसके हो जाते हैं। अगला पॉइंट जो हार्मोन में रहता है वो रहता है साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन देखा जाए तो 2 वर्ड से बना है, एक तो है सेल और दूसरा है एक तो वर्ड है यहाँ पर साइटो और दूसरा है काइनिन। साइटो का मतलब होता है सेल और काइनिन का मतलब होता है डिवीजन, है ना। तो इसमें 2 नाम रहते हैं, सेल डिवीजन। ये जो प्लांट का हार्मोन है वो प्लांट के अंदर स्प्रिंग सीजन के अंदर, बसंत ऋतु में बहुत ज्यादा निकलता है, और ये जो प्लांट का हार्मोन है ये प्लांट के अंदर न्यू बडिंग करता है, न्यू फ्लावरिंग करता है, फ्रूटिंग करता है, कोई भी वाउंड है तो उसको कवर करने का काम करता है, न्यू ब्रांचेज का फॉर्मेशन करता है। प्लांट में जितना भी न्यू क्रिएशन का वर्क होता है वो सारा का सारा इस साइटोकाइनिन के थ्रू होता है। तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन है इसका पहला काम होता है टू प्रमोट सेल डिवीजन, टू प्रमोट सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन को प्रमोट करने का काम करता है। ये वाउंड को कवर करता है, टू कवर वाउंड्स, ये घावों को भरने का काम करता है।
तीसरा जो इसका फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है न्यू ग्रोथ ऑफ बडिंग, न्यू बडिंग बनती है, या फिर फ्लावरिंग होती है ना, फ्लावरिंग के साथ साथ में फ्रूटिंग जो होती है, फ्रूटिंग, तो वहां पर ये हेल्प करता है। तो ये प्लांट में जितना भी न्यू वर्क होता है, सेल डिवाइडेशन जितना भी होता है, वहां पे ये हेल्प करता है। नेक्स्ट 4 नंबर पे जो प्लांट का हार्मोन है उसका नाम है ABA, या फिर इसको अपन नाम देते हैं एब्सिसिक एसिड। और ये जो एब्सिसिक एसिड प्लांट का हार्मोन होता है, ये एब्सिसिक एसिड प्लांट का हार्मोन प्लांट के अंदर जितना भी ग्रोथ होता है उसको रोकने का काम करता है, इसलिए इसको ग्रोथ इनहिबिटर के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम देते हैं? ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होता है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है तो आप देखोगे तो इसका मेन फंक्शन होता है टू क्लोज स्टोमेटा। ये स्टोमेटा को क्लोज करता है और उसके साइड में जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको रोक देता है, एंड स्टॉप ट्रांसपिरेशन। तो ये ट्रांसपिरेशन को रोकने का काम करता है और ग्रोथ इनहिबिटर होता है। उसके साथ साथ में ये जो प्लांट का हार्मोन है, ये सीड के अंदर जर्मिनेशन नहीं होने देता है। जर्मिनेशन नहीं होता है, जर्मिनेशन पावर को जब रोक देता है उसको कहते हैं डोरमेंसी। तो ये डोरमेंसी को बढ़ाता है, टू इंक्रीज द डोरमेंसी ऑफ प्लांट, है ना, या फिर ऑफ सीड। तो सीड के अंदर जो डोरमेंसी का प्रोसेस है, जो जर्मिनेशन पावर है उसको घटा देता है, तो डोरमेंसी को बढ़ा देता है। तो ये इसका फंक्शन रहता है। लास्ट अपन प्लांट हार्मोन पे बात करते हैं 5 नंबर पे, जिसका नाम है इथाइलिन, है ना, इथाइलिन। इसका फॉर्मूला देखोगे तो ये वैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, इसको अपन इथिन कहते हैं, इथिन, लेकिन ये इथाइलिन के फॉर्म में यूज किया जाता है। एक नाम आता है एसिटिलिन, तो एसिटिलिन अलग होता है, ये इथिन है। एक नाम इथाइन भी आता है, इथाइलिन भी कहते हैं, तो ये एथिलीन होता है। इस एथिलीन को आप लोग देखोगे तो इस एथिलीन का मुख्य काम होता है टू राइप फ्रूट्स, जितने भी कच्चे फल होते हैं उन सभी को पकाने का काम करता है। दूसरा, ये एकमात्र ऐसा प्लांट हार्मोन है जो गैसियस फेज के अंदर वर्क करता है, गैसियस फेज के अंदर वर्क करता है। और ये प्लांट के अंदर एप्पल जैसे जो फ्रूट है उसके अंदर बहुत ज्यादा ये सीक्रेट भी होता है, तो एप्पल में निकलता ज्यादा है, गैसियस फेज में वर्क करता है, और ये सारे के सारे फलों को पकाने का काम करता है ना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये चीजें अपन ने पढ़ ली है। इसके बाद में है ना, सिस्मोनेस्टी को भी अपन ने देख लिया, उसको अपन थिग्मोनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, तो वो प्रोसेस भी अपन ने देख लिया। और टच पे जब काम होता है तो उसको कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म, और थिग्मोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। थिग्मोट्रोपिज्म छुई मुई का कहाँ गया था, ये छुई मुई है। तो छुई मुई के अंदर देखोगे तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको कहते हैं थिग्मोनेस्टी। और प्लांट में जब माइमोसा प्यूडिका में ये प्रोसेस होता है तो इसको सिस्मोनेस्टी भी कहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं सिस्मोनेस्टी, सिस्मोनेस्टी कहते हैं। विशेष करके याद रखोगे, माइमोसा प्यूडिका का प्रोसेस सिस्मोनेस्टी होता है, और जब टच पे काम होता है तो उसको अपन थिग्मोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। तो ये प्रोसेस भी ध्यान रखोगे। अगला पॉइंट आता है एनिमल हार्मोन्स। एनिमल हार्मोन्स, तो एनिमल हार्मोन को देखेंगे तो अपने पास में बात होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बॉडी में ग्लैंड्स वैसे 3 टाइप की होती है, एंडोक्राइन होती है, एक्सोक्राइन होती है, और कुछ मिक्स ग्लैंड भी होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है जिनके केमिकल, जिनके जो सिक्रेशन होती है वो विथआउट एनी ट्यूब डायरेक्ट ब्लड में जब सिक्रेट कर दिए जाते हैं तो उसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड के पास में निकलने वाले जो केमिकल होते हैं या फिर इनके जितने भी हार्मोन्स होते हैं, केमिकल या फिर हार्मोन्स, तो ये केमिकल और हार्मोन्स विथआउट एनी ट्यूब डायरेक्ट सिक्रेट इनटू ब्लड, इनको डायरेक्ट ब्लड के अंदर छोड़ दिया जाता है। और डायरेक्ट ब्लड में जब सिक्रेट करते हैं तो इनको केमिकल हार्मोन्स को, तो इसको अपन डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, डक्टलेस
ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, तो ये डक्टलेस ग्लैंड होती है। नेक्स्ट आप देखोगे एंडोक्राइन ग्लैंड के रेस्पेक्ट में, तो एंडोक्राइन ग्लैंड के कुछ एग्जाम्पल आप याद रखोगे। और सबसे पहली जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो रहती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। 2 नंबर पे है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। 3 नंबर पे है बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। 4 नंबर पे है थायरॉइड ग्लैंड। अगला है पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड के बाद 6 नंबर पे है थाइमस ग्लैंड। 7 नंबर पे है पेंक्रियाज। 8 नंबर पे है एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट आप देखोगे तो जो 9 नंबर पे है वो 9 नंबर पे रहती है टेस्टिज, और 10 नंबर पे रहती है ओवरी। ये कुछ ग्लैंड्स यहाँ पे रहती है। इन ग्लैंड्स के अपन देखते हैं फंक्शंस क्या ना, इनसे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं देखना जरूरी है। हाइपोथैलेमस ऐसी ग्लैंड है जहां से कोई हार्मोन नहीं निकलता है, कोई हार्मोन नहीं निकलता, मैंने लिखा नो हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहां से जो हार्मोन निकलता है वो बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन, या फिर इसको सोमेटोट्रोपिन कहते हैं, सोमेटोट्रोपिन के नाम से जानते हैं। जो पीनियल ग्लैंड है यहां से मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन। पैराथायरॉइड से निकलता है पैराथायरोक्सिन, पैराथायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थाइमस से निकलता है थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। पेनक्रियाज से निकलता है इंसुलिन, इंसुलिन निकलता है। एड्रिनल से निकलता है एड्रीनलिन, एड्रीनलिन। टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और जो ओवरी है यहां से निकलता है ऑस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और दूसरा निकलता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। ये कुछ हार्मोन यहां से निकलते हैं और रिलीज होते हैं। एक चीज और ध्यान रखोगे, ये जो बॉडी के अंदर अपने पास में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा इन सारी ग्लैंड की फंक्शनिंग कंट्रोल होती है, और सारी ग्लैंड की फंक्शनिंग कंट्रोल होती है, इसलिए इस पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखोगे, इस मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करता है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं हाइपोथैलेमस को, ओनली मास्टर कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो ये सारे कुछ नाम यहाँ पे हो जाते हैं, और ये सारी की सारी डक्टलेस ग्लैंड होती है। यहाँ से सिक्रेट होने वाला केमिकल ब्लड में छोड़ दिया जाने वाला, और सिक्रेट होने वाले केमिकल को अपन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ओके, इनको ध्यान रखोगे। कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती है जहां से निकलने वाला केमिकल ट्यूब के थ्रू टारगेट ऑर्गन पर पहुंचता है, तो उसको अपन एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जिसके अंदर अपनी सेलिवरी ग्लैंड्स काम करती है या फिर लीवर वर्क करता है, वो सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। कुछ ग्लैंड ऐसी होती है जिसमें एंडो और एक्सो दोनों के कैरेक्टर होते हैं, तो इसमें एक एग्जांपल आता है पेंक्रियाज, पेंक्रियाज। और दूसरी बॉडी के अंदर जो गोनाड ग्लैंड है, गोनाड ग्लैंड का मतलब ये जो टेस्टिज और ओवरी है ये दोनों मिक्स ग्लैंड होती है। पेंक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड होती है, तो ये मिक्स ग्लैंड भी होती है जिसमें एंडो एक्सो दोनों फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। यस, नेक्स्ट अपन इसके डायग्राम पे चलते हैं, डायग्राम पे चलते हैं, डायग्राम डायग्राम डायग्राम। ये मैं बीच में ही स्टार्ट हो गया है ना, बीच में ही स्टार्ट हो गया, बीच में ही स्टार्ट हो गया। प्लांट हार्मोन तो चलने थे, उससे पहले ये आ गए। चलो कोई ना, फाइल में चलेगा। तो अपन एक एक ग्रोथ ग्लैंड को देख लेते हैं। फर्स्ट में बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। और इस ग्रोथ हार्मोन को, ये जो ग्रोथ हार्मोन है, इस ग्रोथ हार्मोन को बॉडी के अंदर और नाम देते हैं, केमिकली नाम देते हैं इसका
सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, सोमेटोट्रोपिन जो हार्मोन है ये बॉडी में जब तक एक ऑप्टिमम रेंज में निकलता है तो बॉडी की अच्छी ग्रोथ होती है, सेल का एलोंगेशन होता है, बॉडी एकदम परफेक्टली फिट रहती है। लेकिन इसकी अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, इसकी अगर कमी हो जाती है, तो डेफिशिएंसी होने पर बॉडी की जो हाइट है वो कम रह जाती है, और हाइट जब कम होती है तो उसको कहते हैं ड्वार्फिज्म, और ड्वार्फिज्म के अंदर बॉडी की जो हाइट है वो कम रह जाती है। अगर ये बॉडी के अंदर ओवर सिक्रेट होता है, ओवर सिक्रेशन होता है, तो ओवर सिक्रेशन होने पर बॉडी की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उस कंडीशन को कहते हैं गाइगेंटिज्म। क्या नाम देते हैं? गाइगेंटिज्म। गाइगेंटिज्म में हार्मोन ज्यादा निकलता है तो बॉडी की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ड्वार्फिज्म में हाइट कम रह जाती है। ये कंडीशन इसमें होती है और इसके नाम पूछे जाते हैं डिजीज के। नेक्स्ट जो ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड, उसके कोई नाम बुक के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन इससे हार्मोन निकलता है मेलेटोनिन, मेलेटोनिन के नाम से जानते हैं। और मेलेटोनिन के साथ में याद रखोगे तो ये बॉडी के कलर को कंट्रोल करता है, ये जो ब्लैक मोल बनते ना तिल, तो उसको कंट्रोल करता है, स्लीपिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है, सेक्सुअल स्टिमुलेशन को ये कंट्रोल करने का काम करता है। अगली ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड, थायराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, यहां से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, और इस थायरोक्सिन हार्मोन के थ्रू बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस कंट्रोल होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कंट्रोल होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन सभी का यहां से कंट्रोलिंग होता है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है। और एक चीज ध्यान रखोगे, इस थायरोक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए आयोडीन एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए देखा होगा जो सॉल्ट होता है, जो नमक होता है, उस नमक को जब अपन खाते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट। और ये सॉल्ट खाने के लिए हमें सजेस्ट किया जाता है क्योंकि उसके अंदर होता है आयोडीन। आयोडीन ज्यादा होगा तो थायरोक्सिन अच्छा बनता है। लेकिन अगर बॉडी के अंदर अपन न्यूट्रिशन खा रहे हैं, उसमें अगर आयोडीन की कमी हो जाती है, तो आयोडीन की कमी होने पर थायरोक्सिन हार्मोन बनना बंद हो जाता है। और थायरोक्सिन की जब डेफिशिएंसी होती है, तो थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी होने पर जो अपनी थायराइड ग्लैंड है ये गले में होती है, और ये गला, थ्रोट सूज करके काफी बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर होने वाले रोग को गोइटर के नाम से जानते हैं। तो इससे जो डिजीज होता है उसको कहते हैं गोइटर। एक तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये वर्क क्या करता है, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनकम्प्लीट का जो डाइजेशन होता है उस डाइजेशन को कंट्रोल करता है। सेकंड इसका काम थायरोक्सिन हार्मोन, उसके लिए रिक्वायरमेंट आयोडीन की, आयोडीन की कमी होने पर थ्रोट फूल जाता है, ग्लैंड फूल जाती है, इसलिए इससे गोइटर डिजीज हो जाता है। खत्म। अगला नाम आता है पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड जो ग्लैंड है, इसमें तुम लोग ध्यान रखोगे, जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है ये बॉडी से पैराथायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। हार्मोन का नाम है पैराथायरोक्सिन। तो ये पैराथायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है। और पैराथायरोक्सिन हार्मोन ये बॉडी के अंदर जो मसल्स है, उन मसल्स के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी को कंट्रोल करने का वर्क करता है। नेक्स्ट आप देखोगे तो अगली ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। और इस थाइमस ग्लैंड से हार्मोन निकलता है थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। और ये जो थाइमोसिन हार्मोन है ये बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को मजबूती देने का काम करता है। कोई भी पैथोजन है, कोई भी रोगाणु बॉडी में आता है तो उसको किल करने का काम करता है। तो इसका मेन फंक्शन होता है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का जो वर्क है वो इस थाइमोसिन के पास रहता है। यस। नेक्स्ट आती है बॉडी के अंदर पेंक्रियाज ग्लैंड। पेंक्रियाज तुम्हारे को काफी कुछ सिखा के जाएगी। एक तो पेंक्रियाज जो ग्लैंड है उसके अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स के ग्रुप होते हैं, इसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। और ग्रुप ऑफ सेल को सबसे पहले साइंटिस्ट लेंगर हैंस ने देखा था,
लैंगरहैंस ने, इसलिए इसको लैंगरहैंस आइसोलेट्स भी कहते हैं। दूसरी चीज जो पेंक्रियाज है, इसके अंदर अल्फा, बीटा, डेल्टा ऐसे सेल होते हैं। जो इसकी बीटा सेल होती है, इस बीटा सेल से हार्मोन छोड़ा जाता है इंसुलिन, इंसुलिन। और ये इंसुलिन बॉडी के अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को, ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने का कार्य करता है ना। ग्लूकोज जो ब्लड के अंदर है उसको कंट्रोल करता है। अगर इस ग्लूकोज की कमी हो जाती है, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, तो डेफिशिएंसी होने पर ब्लड के अंदर शुगर का लेवल हो जाता है ज़्यादा। शुगर का मतलब बोला तो ग्लूकोज शुगर, इसका लेवल हो जाता है ज़्यादा, और ऐसा होने पर बॉडी के अंदर एक डिजीज हो जाता है जिसको डायबिटीज कहते हैं। और इस डायबिटीज का इलाज करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ओके, तो ये चीज यहाँ पे पेंक्रियाज में ग्लैंड क्लियर हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट आप याद रखोगे ग्लैंड का नाम है एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड। ये बॉडी के अंदर किडनी के ऊपर होती है जस्ट। यहाँ से हार्मोन जो निकलता है उसका नाम होता है एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन यहाँ से निकलता है। हार्मोन का नाम है एड्रीनलिन। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं? एक तो क्वेश्चन आता है कि ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये बॉडी को जो इमरजेंसी कंडीशन होती है वहां पे एक्स्ट्रा एनर्जी देने का काम करती है। इसलिए इस हार्मोन को, जो निकलने वाला हार्मोन है, इसको डू और डाई के नाम से जानते हैं। डू और डाई, है ना, कुछ करो या फिर मरो, तो करो या मरो कहते हैं, इसको डू और डाई के नाम से जानते हैं। ये जो ग्लैंड है, ये बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन में एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसलिए इसको इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये इमरजेंसी ग्लैंड होता है, डू और डाई हार्मोन इसको कहते हैं। इससे एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, ये किडनी के जस्ट ऊपर भी लोकेट होती है। एक चीज इसमें और ध्यान रखोगे कि अगर ये एड्रिनलिन निकलने वाला जो हार्मोन है, ये बॉडी में अगर ज्यादा निकल जाए ब्लड में, तो क्या होगा? ओवर सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल, है ना, ओवर सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल इन ब्लड। अगर ब्लड में ये हार्मोन ज्यादा निकल जाए तो क्या होगा? देखना, अगर ब्लड में इस एड्रिनलिन हार्मोन की मात्रा अगर ज्यादा होगी, एड्रिनलिन लिखेंगे पूरा, तो एड्रिनलिन, यस, इस एड्रिनलिन की मात्रा ज्यादा होने पर एक तो अपनी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, डाइजेस्टिव रेट बढ़ जाती है, डाइजेस्टिव रेट इंक्रीज हो जाती है, बीपी हाई हो जाता है। सेलाइवेशन ध्यान रखोगे, सेलाइवेशन हमेशा इसमें डिक्रीज होता है। बॉडी के अंदर जो अटेंशन है, वो अटेंशन हमेशा इंक्रीज होता है। तो ये बॉडी के अंदर कुछ परफॉर्म होते हैं, फंक्शंस जो होते हैं एड्रिनलिन के कारण। एड्रिनलिन जितना ज्यादा होगा बॉडी के अंदर, तो उतना ये फंक्शंस ज्यादा होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चीज इसके साथ में ध्यान रखोगे। अगला जो नाम आता है, वो अगली ग्लैंड रहती है बॉडी के अंदर, टेस्टिज। ध्यान रखोगे, ये टेस्टिज ओनली मेल के अंदर होता है, तो इसको कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है। उसके साथ दूसरी चीज याद रखोगे, इससे निकलने वाला हार्मोन, और यहां से जो हार्मोन निकलता है इसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर निकलता है, जिससे मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है उसको कंट्रोल करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और यहीं से मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन निकलना स्टार्ट होता है। इसी से बियर्ड, दाढ़ी बनती है, इसी के साथ में मुस्टैक्स बनती है ना, तो मूछें आनी स्टार्ट होती है, दाढ़ी निकलती है, स्पर्म बनते हैं, बॉडी में सेकेंडरी ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। यस, इसके बाद में नेक्स्ट आप देखोगे तो लास्ट एक पॉइंट रहता है जिसको अपन कहते हैं ओवरी। और ये ओवरी होती है फीमेल के अंदर, इसलिए इसको कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, यहाँ से दो हार्मोन छोड़े जाते हैं। एक का नाम होता है एस्ट्रोजन,
और दूसरे का नाम होता है प्रोजेस्टेरोन। तो एक प्रोजेस्टेरोन और दूसरा एस्ट्रोजन होता है, और ये दोनों फीमेल के हार्मोन हैं जहां से एग फॉर्मेशन का प्रोसेस चलता है फीमेल के अंदर इसी के थ्रू एग का फॉर्मेशन होता है। पर मंथ एग फॉर्मेशन का प्रोसेस चलता है, उसको अपन मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ये सारा का सारा प्रोसेस फीमेल के अंदर होता है। तो ये प्लांट हार्मोन, एनिमल हार्मोन, प्लांट में ट्रोपिक मोमेंट, टेक्टिक मोमेंट, अपना नर्वस सिस्टम, ब्रेन सिस्टम, ये कंप्लीट एक कंट्रोल कोऑर्डिनेशन था जिसको अपन ने वन शॉट इस क्लास के अंदर किया है फिनिश। ओके, और डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप का लिंक है, वहां जाकर के आप लोग कंप्लीट साइंस की प्रीमियम क्लास है, वन शॉट की क्लास है, इनके पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स, सिलेबस, टेस्ट सीरीज है, सारी ऐप के अंदर अवेलेबल है। वहां जाकर के आप लोग एक्सेस कर सकते हो, बहुत नॉमिनल कम फी के अंदर अवेलेबल है। तो आज के क्लास को यहीं अपन फिनिश करते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल दी बेस्ट, बाय।